गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नाइट्रोजन युक्त यौगिक, जिसमें हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने अमीन्स का। इसके अलावा क्लासिफिकेशन के अलावा इनके नेमिंग का मेथड पढ़ा था, नामकरण पद्धति पढ़ी थी, और साथ में हमने पढ़ा हुआ था जो हमारे अमीन्स होते हैं इनमें आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता और उसके उदाहरण। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीन्स, यानी कि जो हमारे अमीन्स होते हैं अमीनों की संरचना। तो अमीनों की संरचना में सबसे पहले अगर आप ध्यान दें, अमीन्स बनते किससे हैं? अमोनिया से। तो अमोनिया जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, और इसका जो नाइट्रोजन होता है वो sp3 हाइब्रिड होता है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन एटम जो होता है उसका संकरण sp3 संकरण होता है। तो sp3 संकरण के केस में जो मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो कैसा होना चाहिए, कुछ इस तरह से। ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ तो ये 3 हाइड्रोजन तो ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन के पास एक जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्म उपस्थित होता है। इस वजह से जो इसका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल टेट्राहेड्रल ना हो करके थोड़ा सा टी शेप बन जाता है। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इस तरह का स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर लेता है यहाँ पर। तो ये है अमोनिया का स्ट्रक्चर। अब अमीन्स कैसे बनते हैं? तो अमीन्स बनाने के लिए हमें करना है क्या? हमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह पर एक एल्किल ग्रुप जोड़ देना। तो जैसे आपने एक हाइड्रोजन ये वाला हटा दिया, उसकी जगह पर एक एल्किल ग्रुप आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आ गया ये एल्किल ग्रुप, ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा तीसरा हाइड्रोजन है। इसी तरह से फॉर सपोज आपने क्या करा, इससे एक और हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ पर -H कर दिया और एक R जो है उसमें एल्किल ग्रुप ऐड कर दिया। तो हम दूसरा वाला हाइड्रोजन भी हटा देंगे तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये हमारा नाइट्रोजन है, ये यहाँ पर इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, ये इसमें एक हाइड्रोजन हो गया, और ये इसमें हमने क्या करा था, एल्किल ग्रुप जोड़ दिया था, और ये इसमें जुड़ गया अब दूसरा एल्किल ग्रुप। अब हम क्या करें, जो बचा हुआ एक हाइड्रोजन है उसको भी हम हटा दें। उसको हटाने के लिए हमने क्या करा, एक हाइड्रोजन और माइनस करा और उसकी जगह पर एक एल्किल ग्रुप उसमें और ऐड कर दिया। तो जब हम एक एल्किल ग्रुप इसमें और ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो थर्ड वाला हाइड्रोजन देख रहे हैं ये भी निकल जाएगा और उसकी जगह पर एल्किल ग्रुप आ जाएगा। तो देखते हैं इस तरह से ये यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये था हमारा अमोनिया का स्ट्रक्चर। फिर अमोनिया से हमने बनाया प्राइमरी अमीन, फिर प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन, एंड सेकेंडरी अमीन से फिर हमने बनाया टर्शरी अमीन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अमीन, यानी कि अमीन की संरचना। अब अमीन की संरचना के बाद आते हैं इसके नेचर, इसकी प्रकृति पर। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वह है नेचर ऑफ अमीन। इसे हम कह सकते हैं एमीनों की प्रकृति। तो जो हमारे अमीन्स होते हैं, ये हमने पढ़ा भी हुआ है कि जो अमीन्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, यानी कि क्षारीय होते हैं। कारण क्या है, क्योंकि अमीन्स में जो नाइट्रोजन है यहाँ पर उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हमने लास्ट ईयर क्लास 11th में एसिड, बेस और सॉल्ट का जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर होते हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, उन्हें लुईस बेस कहा जाता है। और इस वजह से ये जो हमारा अमोनिया है ये लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। तो इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। तो इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक, यानी कि हिंदी में अगर हम बोले तो क्षारीय प्रकृति ये प्रदर्शित करता है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसे ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। एंड हमें पता कैसे चलेगा ये बेसिक के नेचर में, तो देखिए NH3 है, इसको हमने क्या किया, यहाँ पर साथ में हमने इसमें पानी में ऐड किया, इसमें हमने पानी मिलाया। NH3 में अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो ये इस तरह से NH4 प्लस और OH माइनस आयन देता है। मतलब खुद क्या करता है, हाइड्रोजन H प्लस आयन को रिसीव करके OH माइनस आयन देता है। तो जितने भी ऐसे सब्सटेंस हैं जो वाटर में OH माइनस आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और इसी वजह से जो अमोनिया होता है वो नेचर में बेसिक होता है। तो ये तो बात थी
अमोनिया के बेसिक नेचर होने की वजह से। लेकिन हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, अमीन्स। तो अमीन्स के बेसिक नेचर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो अमीन्स हैं, अमीन्स हमारे 3 तरह के हैं, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, और ये बनते हैं अमोनिया से। तो हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज इसको सीरीज़ में लगाने जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा बेसिक जो है यहाँ पर होता है CH3 होल ट्वाइस NH, उससे कम बेसिक होता है CH3 NH2, और उससे भी कम बेसिक होता है हमारा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CH3 का होल थ्राइस N, और उससे भी कम बेसिक होता है NH3। यानी कि अमोनिया से बनने वाले जो अमीन्स हैं इनमें सेकेंडरी अमीन जो होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, उससे कम होगा प्राइमरी अमीन, और उससे भी कम टर्शरी अमीन, और उससे भी कम यहाँ पर अमोनिया। अब कुछ बच्चों के मन में बात आ सकती है कि सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन, अगर यही सीक्वेंस फॉलो होना था तो सबसे ज़्यादा बेसिक जो है वो टर्शरी अमीन होना चाहिए था। फिर टर्शरी अमीन जो है वो सेकेंडरी और प्राइमरी से कम क्यों है और सबसे कम अमोनिया क्यों है? तो इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो आपको ये बेटर वे में समझ में आ जाएगा। अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? प्रेरणिक प्रभाव। क्लास 11th में पढ़ा था प्रेरणिक प्रभाव, ये अगर याद हो तो प्रेरणिक प्रभाव क्या कहता था? प्रेरणिक प्रभाव यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट ये कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कोई ऐसा ग्रुप या एटम जुड़ा हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है? वो उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी कर देता है, इलेक्ट्रॉन की कमी कर देता है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने के कारण वो जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाता और उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी कंपाउंड में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसकी वजह से उस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बढ़ता है और बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। और इस इफेक्ट को, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने वाले ग्रुप्स को, हम -I से शो करते हैं। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में या किसी मॉलिक्यूल में ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं या ऐसा एटम जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की जगह पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, जो किसी भी कंपाउंड में या किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा दे, तो उसकी वजह से वो जो मॉलिक्यूल है, वो जो कंपाउंड है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और जैसे जैसे किसी कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती है वैसे वैसे उसका बेसिक नेचर बढ़ता जाता है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उन्हें +I कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन आता था? जैसे कि NO2 होता था, या क्लोरीन है, या फिर ऑक्सीजन है, या नाइट्रोजन, ये सारे क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन आता था? हमारे जो एल्किल ग्रुप्स होते हैं, ये जो CH3 ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर मैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इन तीनों के स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाऊं तो ये अमोनिया है। अमोनिया में 1 नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इसके बाद जो हमारा प्राइमरी अमीन होता है इसमें एक तरफ एल्किल ग्रुप होता है और 2 हाइड्रोजन होते हैं। और इसके बाद अगर हम सेकेंडरी अमीन की बात करें तो यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप होते हैं और 1 हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर ये नाइट्रोजन पेयर प्रेजेंट है। क्लियर है? और अगर हम टर्शियरी अमीन की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। तो हमने अभी कहा कि जो एल्किल ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, यानी कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में एल्किल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से यहाँ पर अगर हम अमोनिया से कंपेयर करें तो इन तीनों के पास जो है एल्किल ग्रुप ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ अमोनिया में सिर्फ हाइड्रोजन है, तो जो इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है अमोनिया की वो इन तीनों से कम होगी। अब बात करते हैं इन तीनों की आपस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी में। तो यहाँ पर 1 एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 हैं।
तो इनमें से सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो टेंडेंसी होनी चाहिए थी वो टर्शियरी अमीन की होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहाँ ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो यहाँ पर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यानी कि एक साथ इतने ज़्यादा ग्रुप कनेक्टेड है नाइट्रोजन से जो कि तीनों ही के तीनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रख रहे हैं, तो इनमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस टेंडेंसी के ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से जो प्रतिकर्षण है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो भी बढ़ जाता है। और इसी वजह से जो हमारा सेकेंडरी अमीन है वो सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाता है नेचर में, क्योंकि यहाँ पर 2 R हैं, रिपल्शन उतना ज़्यादा नहीं है। फिर इससे कम बेसिक होता है प्राइमरी अमीन, फिर उससे कम होता है टर्शियरी अमीन और उससे भी कम होता है हमारा अमोनिया। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिक होगा सेकेंडरी अमीन, फिर प्राइमरी अमीन, फिर टर्शियरी अमीन और फिर इसके बाद आता है अमोनिया। क्लियर है? आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले आप इंडक्टिव इफेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर भी नहीं आता है तो आप मुझसे आकर के पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन द बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आज डिस्कस किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि जो अमीन्स होते हैं उनमें क्षारीय प्रकृति होती है, साथ ही अमीन्स को उनकी क्षारीय प्रकृति के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए तथा इसको समझाइए, उसको एक्सप्लेन करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इस पर फोकस करेंगे और इसमें अगर कुछ नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। इसी के साथ हमारी जो जनरल फिजिकल और जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ थी, जो क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, वो कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला कंपाउंड जो कि है एथिल अमीन या एथेनामाइन। तो हम लोग एथिल अमीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, साथ में ही हम पढ़ेंगे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड देन लास्ट में यूजेस। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो एथिल अमीन के इस टॉपिक में सबसे पहले हमें पढ़नी है इसके निर्माण की विधि, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला प्रिपरेशन जो है हमारा वो है लैबोरेटरी प्रिपरेशन, यानी कि प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में एथिल अमीन या फिर एथेनामीन, इसको बनाने की जो प्रोसेस है एक नेम्ड रिएक्शन है जिसको कहा जाता है हॉफमैन्स ब्रोमोअमाइड मेथड। ध्यान देंगे, इसका नेम है, नेम्ड रिएक्शन है, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। इसका नाम है हॉफमैन्स ब्रोमोअमाइड रिएक्शन। तो ये हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन में होता क्या है कि हम एक कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम है प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड का फॉर्मूला होता है यहाँ पर C2H5CONH2। ये हमारा प्रोपेनामाइड है। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम ब्रोमीन और साथ में KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो जब ये कंपाउंड है सब आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है C2H5NH2, यानी कि मेन हमारा प्रोडक्ट है एथिल अमीन। साथ में इसमें फॉर्म होता है 2KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड एंड K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4KOH, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ये हमारी केमिकल रिएक्शन है जो कि प्रयोगशाला विधि है एथिल अमीन की। बनाते किससे हैं? प्रोपेनामाइड से। रिएक्शन किससे कराते हैं? ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। और इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड मेथड या फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड विधि। अब ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन है ये 5 स्टेप में पूरी हो पाती है। तो मैं इसको एक एक करके आपको सारे स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर स्टेप में लिख देता हूँ। स्टेप 1 में ये जो हमारा प्रोपेनामाइड है ये ब्रोमीन से रिएक्शन करता है। तो ये मैंने लिया यहाँ पर C2H5CONH2 और इसकी रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूँ Br2 से। तो जब ये Br2 से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर सबसे पहले बनता है N-ब्रोमो प्रोपेनामाइड। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या कि एक H हट जाएगा और उसकी जगह पर एक Br जा करके जुड़ जाता है। तो ये बन गया यहाँ पर N-ब्रोमो प्रोपेनामाइड। फॉर्मूला होगा C2H5CONHBr।
क्लियर है? इसके नीचे नाम लिख देते हैं एन ब्रोमो प्रोपेनामाइड, ये इसका नाम हो जाएगा एन ब्रोमो प्रोपेनामाइड। एन क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो नाइट्रोजन से अटैच्ड हो रहा है, साथ में HBr क्या हो गया, निकल गया, एक ब्रोमीन जो है हाइड्रोजन लेकर निकल गया, उसकी जगह खुद जुड़ गया। तो एक तरह से ये ब्रोमिनेशन है, ब्रोमीनीकरण है। अब ये जो एन ब्रोमो प्रोपेनामाइड है ये रिएक्शन करेगा जाकर के KOH से। तो यहाँ पर हमने ले लिया C2H5CO NHBr, ये हमारा एन ब्रोमो प्रोपेनामाइड है और इसकी रिएक्शन होगी KOH से। तो जब ये KOH से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर अब आपको लगेगा K और Br निकल जाएगा, नहीं, यहाँ पर जो OH है वो H को लेकर के निकल जाता है, यानी कि वाटर रिमूव हो जाता है। तो वाटर रिमूव हुआ और ये K जाकर के H की जगह जुड़ जाता है, तो ये बन जाएगा C2H5CO NKBr। अब यहाँ पर पोटेशियम जो है वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और जो हमारा ब्रोमीन है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इस वजह से पोटेशियम पर आ जाता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और इसको कहा जाता है ब्रोमोप्रोपेनाइड। इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रोमोप्रोपेनाइड। अब ये जो ब्रोमोप्रोपेनाइड है इसको हम हीट करते हैं, C2H5CONK+Br-। अब इसको हीट किया जाता है, तो हम इसको हीट करते हैं तो ये ब्रोमोप्रोपेनाइड जो है वो एथिल आइसोसाइनेट में, मतलब यहाँ पर जो KBr आप देख रहे हो KBr निकल जाता है, यहाँ से पोटेशियम ब्रोमाइड निकल गया। ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप, फिर ये यहाँ आया थर्ड स्टेप में, इसको हम हीट कर रहे हैं ब्रोमोप्रोपेनाइड को, तो यहाँ पर KBr निकल जाता है और बनता है C2H5N+C+O, और इसका नाम पड़ जाता है एथिल आइसोसाइनेट। ये जो बॉन्ड NC होता है इसी को कहते हैं आइसोसाइनेट, तो इसका नाम हो गया एथिल आइसोसाइनेट। अब ये जो एथिल आइसोसाइनेट है ये बचे हुए 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा। देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्टार्टिंग में हमने कितने लिए थे? 4 लिए थे, तो अभी एक KOH से रिएक्शन हुई है। अब बचे हुए जो 3 है उनमें से 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन करता है, कौन? C2H5N+C+O, जिसका नाम है एथिल आइसोसाइनेट। ये हमारा फोर्थ स्टेप है, +2 KOH, 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हो रही है और ये बना लेता है यहाँ पर एथिल अमीन C2H5NH2, ये हमें मिल गई एथिल अमीन, और साथ में हमें मिल जाता है K2CO3 जिसको हम कहते हैं पोटेशियम कार्बोनेट। और फिफ्थ स्टेप में जो HBr था और जो KOH है वो आपस में रिएक्शन करके बना लेते हैं KBr+H2O। अब इन पांचों स्टेप को जब अगर आप ऐड करके लिखेंगे तो जो आपने ऊपर मेन रिएक्शन पढ़ी थी यहाँ पर, यही रिएक्शन कंप्लीट होकर के आ जाती है। तो ये 5 स्टेप में हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। रिएक्शन का नाम है हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन। इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये डायग्राम है। डायग्राम में हमने क्या लिया हुआ है? राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसको हम डायरेक्ट हीट नहीं कर रहे हैं, हमने सैंड बाथ में रखा हुआ है, इसको गर्म कर रहे हैं और ऊपर से इसमें से KOH थिसल फनल के थ्रू KOH सॉल्यूशन गिराते रहते हैं धीरे धीरे। और नीचे हमने यहाँ पर जो राउंड बॉटम फ्लास्क है उसमें किसके मिक्सचर लिया हुआ है? प्रोपेनामाइड यानी कि C2H5CO NH2 और साथ में ब्रोमीन, इसको हमने मिक्सचर के फॉर्म में लिया हुआ है। थर्मोमीटर का यूज़ कर रहे हैं। थर्मोमीटर का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जो टेम्परेचर है वो जितना रहना चाहिए, अगर उससे कम ज़्यादा अगर हो जाता है टेम्परेचर तो फिर हमारा जो कंपाउंड है वो चेंज हो सकता है या फिर ख़राब हो सकता है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप घर में खाना बना रहे हो और बहुत ज़्यादा हीट कर दें तो खाना क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है ना, जल जाता है। ठीक वैसे ही हर एक केमिकल रिएक्शन का अपना जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, अगर उससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो फिर जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है या तो वो डिज़ायर्ड क्वांटिटी में नहीं बनेगा और अगर बनेगा भी तो गलत बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर थर्मोमीटर से उसको हम चेक करते रहते हैं। अब यहाँ से जो एथिलअमीन बनता है वो वेपर्स के फॉर्म में बनता है, यानी कि भाप के रूप में। तो उन वेपर्स को ठंडा करने के लिए हमने यहाँ पर ये कंडेंसर लगाया हुआ है। देखिए ये पाइप जो है इस कंडेंसर के अंदर से होके आ रहा है, यहाँ से हम वाटर को सप्लाई करते रहते हैं। तो ठंडा पानी यहाँ से देते हैं तो वेपर्स जो हैं जब वो ठंडे पानी के कॉन्टेक्ट में आएंगी, कोल्ड वाटर के कॉन्टेक्ट में आएंगी तो वो ठंडी हो जाएंगी और लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो जाती हैं। और यहाँ पर भी हमने इसको पानी में ही रखा हुआ है।
तो यहाँ पर जो वेपर्स हैं वो किसकी किसकी होती हैं, HCl और एथिलअमीन की जो वेपर्स हैं वो यहाँ पर फॉर्म हो जाती हैं। सॉरी, HCl नहीं, यहाँ पर HBr होना चाहिए, क्योंकि क्लोरीन तो हमने लिया ही नहीं है, HBr बीच में बना था, तो वो कुछ वेपर्स जो हैं वो निकल करके यहाँ आ जाती हैं, जिसको हम बाद में क्लीन कर लेते हैं। और इस तरह से ये हमारा लेबोरेटरी प्रिपरेशन का डायग्राम है, जिसमें हम प्रोपेनामाइड की हेल्प से एथिलअमीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पहला लेबोरेटरी प्रिपरेशन था, यानी कि प्रयोगशाला विधि थी। इसके बाद जो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम रिडक्शन ऑफ नाइट्रोइथेन, यानी कि नाइट्रोइथेन का रिडक्शन करके, इसका अपचयन करके भी हम एथिलअमीन का निर्माण कर सकते हैं। नाइट्रोइथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो नाइट्रोइथेन का फॉर्मूला होता है C2H5NO2, NO2 ग्रुप होता है नाइट्रो, एथेन C2H5, तो C2H5NO2 ये नाइट्रोइथेन है, और इसके रिडक्शन के लिए हमें 6 नीसेंट हाइड्रोजन, 6 नवजात हाइड्रोजनों की आवश्यकता है। ये जो रिडक्शन होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है, इसके लिए हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक या फिर एक ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम रिडक्शन करा रहे हैं, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है SN और HCl, यानी टिन और HCl की प्रेजेंस में ये रिडक्शन हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है। इसके अलावा आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि होता है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर हाइड्रोजन और निकल, इसको भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर इसके बाद चलते हैं थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें हम मेथिल साइनाइड का रिडक्शन करके भी हम एथिलअमीन को फॉर्म कर सकते हैं। देखते हैं मेथिल साइनाइड का फॉर्मूला क्या होगा, मेथिल ग्रुप क्या होता है, CH3 होता है, और साथ में साइनाइड क्या होता है, CN, तो CH3CN। इस मेथिल साइनाइड का जब हम रिडक्शन कराते हैं, ये CH3CN है, और इसका हमें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है, हमें अपचयन कराना है। तो जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो क्या होगा, CH3 CH2 और NH2, एथिलअमीन। अब यहाँ पर फिर बात आती है रिड्यूसिंग एजेंट की, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 4 नीसेंट हाइड्रोजन चाहिए हमें, और जो रिड्यूसिंग एजेंट, जो अपचायक हम यहाँ लेते हैं वो है सोडियम और C2H5OH का मिक्सचर, या फिर जिंक एंड H2SO4 का मिक्सचर। इसको आप ले करके इस रिएक्शन को क्या करते हैं, कंप्लीट करा सकते हैं। इसके बाद ये हमारा थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, जिसमें हमने मेथिल साइनाइड का अपचयन कराया। अब हम कराने जा रहे हैं इसकी रिएक्शन यहाँ पर फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, चौथा हमारा निर्माण की विधि है, जिसमें हम एसिटामाइड का फॉर्मूला होता है CH3CONH2। अभी आपने प्रोपेनामाइड पढ़ा था, उसमें C2H5CONH2 लिया था। अब लेंगे एसिटामाइड का फॉर्मूला होता है CH3CONH2, और नॉर्मल रिडक्शन एक साधारण सा अपचयन है, जिसमें हम एक अपचायक यूज़ कर सकते हैं और एथिलअमीन हमें प्राप्त हो जाता है। देख लेते हैं रिएक्शन क्या होगी। तो ये हमने लिया हुआ है एसिटामाइड, जिसका फॉर्मूला है CH3CONH2, और इसका हमने कराया है हाइड्रोजनेशन या फिर रिडक्शन, जिसे हम अपचयन कहते हैं। किसकी प्रेजेंस में, सोडियम और इथाइल अल्कोहल यानी Na(C2H5OH) की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, और क्या बन रहा है, CH3CH2NH2 यानी एथनामाइन, एथिलअमीन इसको हम कहते हैं, या एथनामाइन भी कह सकते हैं, और साथ में वाटर जो है वो रिलीज हो रहा है। तो ये था हमारा फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके अलावा और भी इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जिन्हें हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो आज जितना भी आपको एक्सप्लेन किया गया है उसको रिवाइज करिए, और जो रिएक्शंस हैं उनको अपनी कॉपी में, अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करिए, और जो नोट्स आपको सेंड किए गए उन नोट्स को कंप्लीट करिए। कोई क्वेरी आती है तो क्वेरीज जो है पूछ कर उसको सेंड करके आप उसे क्लियर कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।